दोस्तों कैसे आप लोग? हाँ, तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो है आज हम हिंदी पढ़ेंगे। क्या कक्षा 10वीं का हिंदी पढ़ेंगे? आप लोग को पता है कि मेरा उस वो चैनल जो था वो क्या हो गया है, तो वो चैनल हैक हो गया है। तो उस चैनल पर से अब इस चैनल पर आ गए हैं। तो चलिए क्लास को शेयर करिए और आप लोग सबसे पहले लाइव में जुड़िए और जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए सबसे पहले आप लोग को आप लोग सबसे पहले शेयर करिए। शेयर करने के बाद आप लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र पर्याप्त है, यानी जो प्रायः है, सॉरी, सच्चे लोकतंत्र प्रायः है, किसके लिए प्रायः है? तो जाति प्रथा के लिए यह अनुशासन होगा, अनुशासन नहीं अनुशासन होगा, या भाईचारा के लिए है, या कानून व्यवस्था के लिए है। तो सच्चे लोकतंत्र जो है पर्याप्त किसके लिए है? तो भाईचारा के लिए पर्याप्त है। सच्चे लोकतंत्र किसके लिए पर्याप्त है? तो भाईचारा के लिए पर्याप्त है। चलिए ये जो चलिए इसमें से आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सच्चे लोकतंत्र ये जो लिखा गया है जाति श्रम विभाजन जाति प्रथा या किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पर? महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो दिल्ली में 1956 में हुई थी। कब? दिल्ली में 1956 में हुई थी। चलिए आप लोग बताइए कि इनका जो जन्म हुआ था वह किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ। तो दलित परिवार में हुआ था। और जो भीमराव अंबेडकर थे इनके प्रमुख 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध थे, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले था। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले था। ज्योतिबा फुले था। ज्योतिबा फुले था। कौन कौन था? बुद्ध था, कबीर था और ज्योतिबा फुले था। और ये पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गया था? तो पढ़ने के लिए ये लंदन और न्यूयॉर्क गया था। लंदन और न्यूयॉर्क गया था। लंदन और न्यूयॉर्क गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद दो में कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा अंबेडकर के किस भाषण से संपादित है? यानी जो कहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है वह बाबा साहेब के किस किस भाषण से लिया गया है? तो वह द कास्ट इन इंडिया है, या देयर मैकेनिज्म है, या जेनेसिस एंड डेवलप डेवलपमेंट है, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, या हु आर क्षुद्राज है। तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। किससे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। चलिए यह बताइए कि इनमें जो पूछे जाने वाला है ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। द कास्ट इन इंडिया किसने लिखा? तो उसमें महात्मा गांधी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू रहेगा, और और क्या रहेगा? उसमें जवाहरलाल नेहरू के बाद उसमें भीमराव अम्बेडकर रहेगा, और बंकिम चंद्र चटर्जी रहेगा। तो इसमें से चारों में से आप क्या लगाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर लगाइएगा जो सी नंबर में बताए कौन? भीमराव अम्बेडकर, वो लगाइएगा। चलिए इसके बाद देयर मैकेनिज्म, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि देयर मैकेनिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो देयर मैकेनिज्म जो है यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। इसका जो जो तीन तीन नंबर का है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यह भी पूछा जा सकता है। यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और चौथा जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी उसके ही द्वारा लिखा गया है। यह भी पूछा जा सकता है। और हु आर क्षुद्राज, जो यह है यह किसके द्वारा लिखा गया है? हु आर क्षुद्राज, यह भी लिखा गया है उनके द्वारा ही। किनके द्वारा? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? यानी जो विश्व के दांत लिखने वाला था नलिन विलोचन शर्मा, यह जो था किस, यानी कह रहा है एमए किससे किया था? तो रांची विश्वविद्यालय से, या पटना विश्वविद्यालय से, या मगध विश्वविद्यालय से, या दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो जो
जो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, तो एमए किया था। और इनकी जन्म कब हुई थी, तो 1900 कब हुई थी, 1916 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पटना के बंदरघाट में हुआ था, बिहार के पटना बंदरघाट में हुआ था। और यह पटना से क्या किया था, तो एमए किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नलिनी लोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, तो 1960 में, 1958 में, 1961 में, या 1959 में। 59 में। तो नलिनी लोचन शर्मा जो है, इनका जन्म हुआ था कब, 1961 में जन्म हुआ था। कहाँ पर सॉरी, मृत्यु हुआ था। हाँ, मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के पटना बंदरगाह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि सूत्र लिपि है, चित्र लिपि है, या वर्णात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। तो रोमन लिपि जो है वह एक वर्णात्मक लिपि है, वर्ण के रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 में कह रहा है कि अक्ष अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो अक्ष मूल स्वर है, या वह स्वर है, या संयुक्त है, या तालव्य है। तो अक्षर ध्वनि जो है यह हमारी संयुक्त वर्ण के रूप में आता है। किस रूप में, संयुक्त वर्ण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अस्थिर अस्थिर कौन कौन सी संज्ञा है। अस्थिर जातिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है, या द्रव्यवाचक है। अस्थिर जो है वह हमारी अस्थिर अस्थिर क्या कौन सी संज्ञा है, तो अस्थिर एक ठो भाव है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक भाव है। जवान, ये भी एक भाव है। समूह, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर, ये सब क्या है, तो यह सब समूहवाचक है। जातिवाचक में जैसे कपड़ा, कपड़ा ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। और द्रववाचक में जैसे पानी, तेल, घी, ये सब क्या हो गया, द्रववाचक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है घी कौन सी संज्ञा है। घी जो है वह हमारे व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है, या भाववाचक है, द्रववाचक है। तो घी जो है वह हमारे द्रव के रूप में होता है, तो यह द्रववाचक है। पहले ये परत के रूप में होता है, फिर यह द्रव के रूप में धीरे धीरे बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 9 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंगटन को, या विहेल मुलर को, या फेडरिक मैक्समुलर को, या इनमें से कोई नहीं। तो सोने से जो भरा सिक्का मिला था वह किसको मिला था, तो वह वारेन हेस्टिंगटन को मिला था। कितना सोने का सिक्का मिला था, तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। और यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, तो वह वारेन हेस्टिंगटन थे। चलिए जो था इसी चैप्टर से पूछते हैं। जो जो वारेन हेस्टिंगटन थे, इनको कितना दार्शनिक सोने का सिक्का मिला था, तो 172। और ये जो है ये जो है भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो विहेल मूलर थे मैक्स मूलर जी के पिता का नाम। मैक्स मूलर जो था, मैक्स मूलर को किसने वेदांतों का वेदांती कहा था, तो वह कौन था, स्वामी विवेकानंद था। कौन, स्वामी विवेकानंद था। मैक्स मूलर जो था वह कौन सी पाठ लिखा था, तो वह भारत से हम क्या सीखे। और यह पाठ की कौन सी विधा है, तो यह पाठ की विधा जो है भाषण है। और जो मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया था, इसमें जो कहा गया है कि हमारी गांव कहाँ, हमारी जो भारत बसती है कहाँ पर, तो वह ग्रामीण इलाका में बसती है। यह किसने कहा था, यह मैक्स मूलर ने ही कहा था। और वेदांतियों का वेदांती किससे कहा गया है, तो मैक्स मूलर को कहा है। किसने कहा था, स्वामी स्वामी विवेकानंद ने कहा है। चलिए इसके बाद की मैक्स मूलर जो था वह मैक्स मूलर जो था वह कौन सी भाषा में पढ़ता था, तो ये आप लोग कमेंट करिए। और और जो वेदांतियों का वेदांत कहा था वह किसको कहा था, तो मैक्स मूलर कहा था। इंद्र का वज्र जो बना था वह किसके बना था, तो दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भाषा विज्ञान द्वारा द्वारा भाषा के संदर्भ अब तक निष्कर्षण में निकाला गया है, तो वह कौन सी भाषा का अहम भूमिका है। तो भाषा विज्ञान में जो है वह अंग्रेजी की है, या ग्रीक की है, या संस्कृत की है, या लैटिन की है। तो भाषा विज्ञान में जो है वह कौन सी भाषा की है, तो वह संस्कृत भाषा की है। किसकी है, संस्कृत भाषा की अहम भूमिका है। चलिए कुल आप लोग 10 सब्जेक्ट लगाए। 10 के बाद 11वां में कह रहा है कि 11वां से पहले आप लोग बताइए कि 10 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो 10 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ।
चलिए 11 में चलते हैं। 11 में कह रहा है कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा वह कौन सी भाषा को कहा है? तो मैक्स मुलर जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा ग्रीक भाषा को कहा है, या लैटिन भाषा को कहा है, या संस्कृत भाषा को कहा है, या फारसी को कहा है? तो मैक्स मुलर जो है वह मैक्स मुलर ने किस भाषा को विश्व का भाषा बताया है? तो वह जो है वह हमारी संस्कृत भाषा है, जिसे विश्व की भाषा बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि देवताओं के राजा का वज्र वज्र कौन सी मुनि की हड्डी से बना है? तो वह राधे श्याम मुनि की हड्डी से बना है, या नारद की मुनि से, या दधीची की मुनि से, या कपिल मुनि के हड्डी से? तो देवता का जो वज्र बना था वह हमारी किस मुनि की हड्डी से बना था? तो वह हमारे दधीची मुनि की हड्डी से बनाया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कल्पलता किनकी रचना है? कल्पलता जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, या गुणाकर मुंडे, या अशोक वाजपेयी, या महात्मा गांधी? तो कल्पलता जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुणाकर मूल्य ने कौन सा लिखा था? ये आप लोग बताइए। अशोक वाजपेयी ने कौन सा लिखा था? तो ये बताइए। और महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? ये बताइए। महात्मा गांधी जो लिखा था यह लिखा था शिक्षा और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है विश्व का दांत लिखा है। और भारत से हम क्या सीखे? यह लिखने वाला कौन था? तो मैक्स मुलर था। और गुणाकर मूल्य ने कौन सा लिखा था? तो गुणाकर मूल्य जो था, देखिए आप लोग को बताते हैं, गुणाकर मूल्य जो था वह कौन सा लिखा था? तो जीत में निरखा। तो ये तो पंडित बिरजू महाराज लिखा था। तो गुणाकर मूल्य कौन सा लिखा था? और अशोक वाजपेयी ने कौन लिखा था? ये आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का उद जोड़ जल होगा, या उद्जोर उद्जोर ज्वल होगा, या उत्जोर जल होगा, या उत्जोर ज्वल होगा? तो उज्ज्वल का जो है उत्जोर ज्वल हो जाएगा, उत्जोर ज्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि त्रिना कौन सी संधि है? तो त्रिना हमारे स्वर है, या विसर्ग है, व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं? तो त्रिना जो है वह हमारी कौन सी संधि है? त्रिना जो है वह हमारी व्यंजन संधि है। त्रिना हमारी कौन सी संधि है? तो त्रिना जो है वह हमारी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सदाचार में कौन सी संधि है? तो सदाचार में व्यंजन है, या स्वर है, सॉरी, सदाचार में व्यंजन है, स्वर है, या विसर्ग है, या इनमें से कोई नहीं? तो सदाचार जो है इसमें कौन सी संधि है? तो सदाचार में हमारी व्यंजन संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तिरस जोरकार होगा, या तिरह जोरकार होगा, या तीस जोरकार होगा, या तिर जोरकार होगा? तो तिरस्कार का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा? तो तिरह जोरकार होगा। तिरह विसर्ग प्लस कार, का प्लस र, तिरह प्लस कार हो जाएगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद। 18 नंबर में कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का 1835 में, या 1935 में, या 1835 में, या 1936 में, या 1836 में? तो गुणाकर मूल्य जो था इनका जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता का महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान में जो निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर की है, या ज्योतिबा फुले की है, या राजगोपालाचारी की है, या महात्मा गांधी की है? तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वह भीमराव अंबेडकर है। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो उनके प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे। किनका? भीमराव अंबेडकर का प्रमुख प्रेरक व्यक्ति था। चलिए आप लोग ये बताइए कि जो भारत जो इनके प्रमुख प्रेरक 3 व्यक्ति थे उनका नाम बताए। सबसे पहले 1 नंबर ज्योतिबा फुले के बाद बुद्ध के बाद कबीर, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले 3 व्यक्ति थे जो भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे। चले क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गुणाकर मूल्य ने
अपनी शिक्षा किस भाषा में की थी? तो गुणाकार मूल्य हिंदी में की थी, मराठी में या बांग्ला में या गुजराती में? तो गुणाकार मूल्य जो था वह हमारी मराठी भाषा में की थी। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अब लोग ये बताए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो वह ललई सिंह यादव ने किया था। यह हम आप लोग से पूछने के लिए बिसर गए थे, भूल गए थे। चलिए, कुल 20 ऑब्जेक्टिव लगाए। कितने? कुल 20 ऑब्जेक्टिव लगाए। 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ? आप लोग जो नए हैं वो लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मेरा ज़्यादा नहीं है, मात्र 80 के आसपास होगा। तो वो पहले वाला जो था वह हैक हो गया है और इस पर हमारा कुल 80 के लगभग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम वीर बहादुर था, या दिल शेर बहादुर था, या शेर बहादुर था, या जंग बहादुर था, या दिल बहादुर था? तो बहादुर का जो पूरा नाम था वह दिल बहादुर नाम था, दिल बहादुर था नाम था। बहादुर जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। बहादुर को नौकरी पर कौन लाया था? तो उसका साला लाया था। कहाँ से? बस स्टैंड से लाया था। किसका साला? तो लेखक का साला लाया था। और सबसे अधिक किसके हाथों से मार खाता था? तो वह किशोर के हाथ से मार खाता था नौकरी पर जाने के बाद। और बहादुर जो था वह घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो घर से भागा था इसलिए भागा था क्योंकि उसने एक दिन भैंस चराने के लिए गया और भैंस को इतना पीटा कि भैंस भैंस भागते भागते माँ जी के पास गया, और इसके माँ ने, बहादुर के माँ ने इसको इतना पीटा, यह भी घर से 2 रुपया चुरा कर भाग गया। कौन? बहादुर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बहादुर किसके मार से भाग कर लेखक के घर आया था? तो पिता के, या माँ के, या निर्मला के, या किशोर के? तो वह जो था अपनी माँ के मार से कहाँ चला गया था? तो लेखक के घर चला गया था। और बहादुर जो था वह लेखक को क्या बुलाता था? तो बाबूजी। और निर्मला को क्या बुलाता था? तो माँ जी कहकर बुलाता था। निर्मला कौन था? तो लेखक की पत्नी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पंकज पंकज में कौन सा समास है? तो वह द्वंद्व समास है, या द्विगु है, या कर्मधारय है, बहुव्रीहि है? तो पंकज जो है उसमें हमारी कौन सी समास है? तो पंकज में हमारी बहुव्रीहि समाज है, बहुव्रीहि समाज है। पंकज को हम, क्योंकि दो तीन नाम से हम बुला सकते हैं, इसलिए इसमें बहुव्रीहि हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि किस समास का पहला पद अवयव होता है? अवयव होता है, जिसका पहला पद अवयव होगा वो अवयवी भाव कहलाएगा, या कर्मधारय, या द्विगु, या बहुव्रीहि? तो जिसका पहला पद अवयव होगा वह अवयवी भाव कहलाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि धर्माधर्म धर्माधर्म में समास बताइए, यानी कह रहा है धर्माधर्म में समास बताइए। द्वंद्व समास है, द्विगु है, या तत्पुरुष है, या कर्मधारय है? तो धर्माधर्म में जो है वह हमारी कौन सा समास है? तो धर्माधर्म में हमारी हमारी द्वंद्व समास है। कौन सी समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि धर्मा धर्मा धर्म और धर्म, इसके बीच में हम क्या लगा सकते हैं? इसके बीच में हम माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, यानी ये दोनों को हम इक्वल रूप से देख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारी द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, और द्वंद्व समास में एक दो उदाहरण दीजिए, जैसे डोरा लोटा, शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता, ये सब क्या होगा? तो यह सब हमारी कौन सी समास हो गया? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि प्राप्त अंक में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है? तो जो हमारे प्राप्त अंक है इसमें हमारे तत्पुरुष समास है। चले, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि साहित्य के निर्माण निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो साहित्य के निर्माण में जो है वह प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है, या भाग्य इसका कह रहा है भाग्यवादी मनुष्य का क्या कह रहा है? निर्णायक जरूरी है, या परिश्रमी मनुष्य का, या पूंजीपति मनुष्य का? तो साहित्य के निर्माण में जो है वह हमारी किस मनुष्य की आवश्यकता है? तो उसमें जो हमारी प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या है? अहम भूमिका है, यानी अहम जरूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किस क्रांति के बाद रूस में रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस में संबंध बहुत बड़ा
परिवर्तन हुआ, तो किस क्रांति के बाद हुआ था? ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। जो कौन क्रांति था वह 1915 का था या 1917 का था या 1916 का था या 1918 का था? तो आप लोग ये हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1917 में किस क्रांति के बाद जो था सभी सभी धर्म के लोग यानी सभी सभी वर्ग के लोग एक हो गया था, तो वह 1917 की क्रांति था। कौन सी क्रांति? 1917 की क्रांति था, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति। और बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसमें राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय राजा था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। किस चैप्टर में? तो समाजवाद एवं साम्यवाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी? तो पंडित बिरजू महाराज जो था उसमें उसको किसमें महारत हासिल था? तो वह उसको गायन में था या भारतनाट्यम में था या कथक में था या वादन में था? तो पंडित बिरजू महाराज को जो था वह कथक में क्या था? महारत हासिल था। पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? तो पंडित शंभू महाराज था। और पंडित बिरजू महाराज के पिताजी कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई? ये आप लोग कमेंट करिए। और आप लोग बताइए कि पंडित बिरजू महाराज जो था वह कितने रुपया देकर अपनी क्या किया था? अपने पिता से गांठ बनवाया था, तो वह 500 रुपया देकर। चले, उनके पिता कौन थे? तो इनके पिता भी एक नर्तक ही थे यानी कथक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कितने वर्ष की आयु में पंडित बिरजू महाराज नाचने जाते थे? किसके यहाँ? कितने वर्ष की अवस्था में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो 5 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की या 7 वर्ष की या 7 वर्ष की या 4 वर्ष की? तो पंडित बिरजू महाराज जो था वह कुल कुल 6 वर्ष का जब था, तो तब वह किसके यहाँ? नवाब के यहाँ नाचने जाता था। और जब यह नाचने जाता था तो वह सबसे पहले नाचने से पहले अपने घर पर जो है वह अपनी माँ को दिखाता था। तो वह जो है अपनी सबसे बड़ा गुरु किसे मानता था? तो अपनी माँ को। कौन? पंडित बिरजू महाराज। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 31 से पहले। क्वेश्चन नंबर 31 से पहले आप लोग बताइए कि 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपासना जो है उसमें उद उपसर्ग हुआ है, उप हुआ है, अ हुआ है, ति हुआ है। तो उपासना जो है उसमें हमारी कौन सी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ था? उपासना में उप प्लस आसन, आसना हम लिख सकते हैं। उप प्लस आसना, क्योंकि उप को हम अलग कर सकते हैं और असना को हम अलग कर सकते हैं। तो उप से कुछ अलग शब्द बन जाएगा और आसना आसना से कुछ अलग शब्द बन जाएगा। तो उपासना में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्द होती है जो जो क्या किसी शब्द के पहले लगती है, और प्रत्यय वह शब्द होती है जो किसी किसी शब्द के बाद में लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निर्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्यात में नि उपसर्ग है या निस है या निर है या उद है? तो निर्यात जो है उसमें हमारी नी और यार्थ है, निर प्लस यार्थ है। निर्यात में हमारी जो है निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। चलिए निर उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? तो निर उपसर्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो निखिल में नि उपसर्ग हुआ है, निर है या अ है या निस है? तो निखिल जो है उसमें हमारे कौन सी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? तो निखिल जो है इसमें हमारी प्रत्यय जो प्रयुक्त हुआ है वह प्रत्यय कौन सा है? तो निखिल में हमारी नी प्रत्यय है, क्योंकि नी को हम अलग करके लिख सकते हैं प्लस और खिल को भी हम अलग करके लिख सकते हैं। जो जो जहां से हम किसी शब्द को अलग करके लिख सकते हैं वहां से क्या हो जाएगा? प्रत्यय अलग हो जाएगा और उपसर्ग अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि परिकीर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो परिकीर्ण में परि उपसर्ग है या प उपसर्ग है या प्र उपसर्ग है या पर उपसर्ग है? तो परिकीर्ण जो है इसमें हमारी कौन सी उपसर्ग है?
तो परिकीर्ण में हमारी परी उपसर्ग है। परी उपसर्ग क्यों है? क्योंकि परी को हम अलग कर सकते हैं और किर्ण को हम अलग कर सकते हैं। क्यों? और उपसर्ग इसमें परिकीर्ण में हमारी परी होगा और प्रत्यय हमारी किर्ण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। कर्तव्य में हमारी कौन सी प्रत्यय है? कर्तव्य में तो है या तव्य है या है या अपी है। तो कर्तव्य जो है इसमें हमारी तव्य प्रत्यय है। कौन सा? तव्य प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि कथुष्यन संप्रदाय के ईसाई मठ था। तो कथुष्यन का जो ईसाई मठ था वह शत्रुजला में था, या ला शत्रु में गिरी में था, या ला शत्रुज में था, या लाल शत्रुला में था। तो जो कथुष्यन संप्रदाय के ईसाई मठ था वह कहाँ था? वह जो था हमारी ला शत्रुज में था। ला शत्रुज कहाँ स्थित है? तो आविनियो में स्थित है। आविनियो कहाँ स्थित है? तो वह फ्रांस में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अवनियों का लेखक कौन है? तो अवनियों का लेखक है अशोक वाजपेयी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि नदी किनारे की नदी, इसका गद्य काव्य किसकी कृति है? तो वह अज्ञा जी का है, अशोक वाजपेयी का है, या शांति प्रिय का है, या शांति प्रिय द्विवेदी जी का है, या विद्या निवास मिश्रा की है। तो नदी के किनारे नदी जो है यह किसका कृति है? तो यह जो कीर्ति है वह हमारी अशोक वाजपेयी जी की है। किसकी? अशोक वाजपेयी की है। चलिए अशोक वाजपेयी की है। चलिए 38 में कह रहा है कि सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाए थे? तो गिरधर लाल को, या खोखा को, या मदन को, या शेफाली को। तो सेन साहब जो था वह गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था। गिरधर लाल कौन था? तो सेन साहब के यहाँ एक किरानी पर कार्य करने वाला व्यक्ति था। और गिरधर लाल जो था इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का मदन नाम था। और मदन जो था वह किसका किसका नायक है? कौन सा चैप्टर है ऐसा जिसका नायक है? तो वह विष के दांत का नायक है। और विष के दांत में जो है विष के दांत जो कहानी है इसमें जो प्रमुख नायक है वो कौन है? तो मदन है। मदन ने किसका दांत तोड़ा था? तो कासू का दांत तोड़ा था। किस खेल में तोड़ा था? तो लट्टू के खेल में तोड़ा था। और कितने दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ा था। और मदन जो था वह किससे मारने के लिए दौड़ा था? तो वह सोफर को मारने के लिए दौड़ा था। सोफर का मतलब क्या होता है? तो ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है, ड्राइवर। और ड्राइवर से याद आया कि इस जो जो जोशियन साहब का कार था वह कितने रुपया का था? तो 75,000, यानी कह रहा है सॉरी 7500 का था, 7500 का था। चलिए 7500 का था। वह किस रंग का था? तो वह काला रंग का था। किस रंग का? काला रंग का था। और जो जोसेन साहब के यहाँ पत्रिका आया था तो उसको उसको उन्होंने सेन साहब ने क्या कहा था? तो उसको उन्होंने सेन साहब ने कहा था कि हम अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो हम अपने पुत्र को जो है इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन में लगभग 15 ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि 39 में कह रहा है कि संतो भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो पेड़ के नीचे, या मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, या इनमें से कोई नहीं। तो संतो जो था भीगने से बचने के लिए वह मकान के छत के नीचे था। यहाँ पर मकान दे दिया है, छत के नीचे खड़ा था। किसके? छत के नीचे खड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि पिताजी किससे नाराज थे? तो संतू से, या भग्गू से, या नरेन से, या मछली से। तो पिताजी जो था वह किससे नाराज था? वह जो सन जो जो कौन था जिससे नाराज था? तो पिताजी जो था वह हमारे भग्गू से नाराज था। किससे? भग्गू से नाराज था। किससे नाराज था? तो भग्गू से नाराज था। नरेन कौन था यह बताइए, और संतू कौन था यह बताइए। पिताजी ने कितने मछलियां लाए थे? तो कुल 3 मछलियां लाए थे। और यह कहाँ से लाए थे? तो यह बाजार से लाए थे। और इनमें से जिंदा मछलियां कितनी थी? तो 2 मछलियां थी। और मरा कितना था? तो 1। संतू ने मछली को कहाँ डालना चाहता था? तो वह इसमें कुआं में डालना चाहता था। चलिए यह बताइए कि कौन घर में तड़प रहा था? तो दीदी तड़प रहा था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मछली तड़प रहा था उसी प्रकार से दीदी भी तड़प रहा था। यह क्वेश्चन आप लोग को 2 में पूछा जाता है। जवाब आप लोग से पूछ रहे हैं। यह कि
जो जिस तरह से मछली तड़प रहा है उस तरफ से दीदी भी घर में तड़प रहा है, तो इस दोनों में क्या संबंध है? तर्क दीजिए। इसमें जो लिखेंगे तो यह लिखेंगे, जो यह कहानी जो है, या इसमें यह लिखेंगे कि जिस प्रकार से मछली कटने के डर से यानी मरने के डर से तड़प रहा है, उसी प्रकार से दीदी जो है वह अपने प्यार के लिए तड़प रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद, किसने कहा था कि आने दो साले को टांग हाथ तोड़ देना? तो यह किसने कहा था? आप लोग बताइए। तो यह लेखक ने कहा था। किसने? लेखक ने कहा था। लेखक ने कहा था। चलिए आप लोग कुल 40 ऑब्जेक्टिव हुआ, 40 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ये आप लोग कमेंट करिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने नायक नायक गिरजा देवी के जीवन और संगीत का साधना क्या था? तो वह गिरजा में क्या था, या देव प्रिया में क्या था, या सुजान दास में क्या था, या सिम प्रिया में क्या था? तो यतीन्द्र मिश्र जो है गायिका गिरजा देवी का जो है संगीत साधना किसमें किया था? तो वह जो किया था, वह किसमें किया था? तो यतीन्द्र मिश्र ने गायक गिरजा का देवी देवी जीवन संगीत किसमें किया था? तो वह गिरजा में किया था। किसमें? गिरजा में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो खिलाड़ी में कौन सा हमारा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो आरी हुआ है, या अ हुआ है, या अक हुआ है, औ हुआ है? तो खिलाड़ी जो है इसमें हमारी कौन सी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो खिलाड़ी में हमारी अरि प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से सही शब्द की चुनाव कीजिए। मृत्युंजय इस प्रकार से होता है, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से? तो मृत्युंजय जो है वह किस प्रकार से होता है, हम आप लोग को लिख कर दिखाते हैं। वह मृत्यु अनुस्वार हर्षु जो यह होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द चुनाव कीजिए। तो इनमें से सही शब्द कौन सा है? निर्दर्शन, या निदर्शन इस प्रकार से होता है, या निर्दर्शन होता है, निदर्शन होता है। तो यह किस प्रकार से होता है, यह हम आप लोग को लिख कर दिखाते हैं। या नी होता है, द होता है, स्व उपरेप न होता है, निदर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। अस्पृश्यस्त इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, या इस प्रकार से होता है? तो हम आप लोग को यह लिख कर दिखाते हैं। यह इस प्रकार से असपसंजो फिसयता इस प्रकार से होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 में चलते। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? तो वह यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का 1998 से 1999 से, या 1915 से, या 1917 से? तो वह 1999 से कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? तो वह आर्थिक विकास होना चाहिए, या कृषि विकास, या भौतिक विकास, या चरित्र निर्माण? तो गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो वह जो शिक्षा है वह कैसी होनी चाहिए? तो वह जो हमारी है चरित्र निर्माण का शिक्षा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? जब उसको दूसरों की बहिष्कार की कोशिश करेगा, या दूसरों को स्वयं समाहित करेगा, या अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग करेगा, या अगर वह नवीनता का क्या करेगा, प्राप्ति कर लेगा। तो कोई संस्कृति कब नहीं जिंदा रह सकता है? जब उसमें क्या करेगा, अगर वह दूसरों से बहिष्कृत करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वह क्या होगा, तो जिंदा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बंदा बैरागी था,
या गुरु नानक था, या गुरु अर्जुन देव था, या गुरु गोविंद सिंह था? तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे वह गुरु नानक था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो वह इनका जन्म हुआ था 1469 में, 1469 में हुआ था। और सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, और सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक को भेंट हुआ था? तो अकबर से, या शाहजहां से, या औरंगजेब से, या बाबर से? तो वह जो बाबर था, इससे किसका भेंट हुआ था? तो मुगल सम्राट किसका भेंट हुआ था बाबर से? तो वह गुरु नानक का हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो रसखान जो था वह दोहा में सिद्ध था, या सोरठा में सिद्ध था, या कविता में, सवैया छंद में? रसखान जो है वह किस में सिद्ध था? तो रसखान जो है वह हमारे सवैया छंद में सिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य, चाय का प्याला लाओ, यह अशुद्ध वाक्य है। या उसने भाषण किया, यह अशुद्ध है। या सभा में प्रत्येक सदस्य की यही राय थी, यह अशुद्ध वाक्य है। या मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, यह अशुद्ध वाक्य है। तो इनमें जो कह रहा है अशुद्ध वाक्य चुनिए, ये इनमें से कौन सी अशुद्ध वाक्य है? तो इनमें जो अशुद्ध वाक्य है, एक चाय की प्याला लाओ, ये हमारी एक अशुद्ध वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। अशुद्ध वाक्य, भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, ये एक अशुद्ध वाक्य है। या आपके स्वयं स्वयं संधवाद प्राप्त हुआ है, या ईश्वर के अनेक रूप है, या मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य जो है वह हमारी कौन सी है इस सब में से? तो जो हमने ईश्वर के अनेकों रूप है, यह हमारी अशुद्ध वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में चलते। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, तो यह एक शुद्ध है या अशुद्ध है? यह आप लोग बताइए। या उसने उन्हें समझ में आ गया, यह शुद्ध है या अशुद्ध है? या बालक और बालिका एक साथ खेल रही है, यह शुद्ध है या अशुद्ध है? या मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना, ये शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य जो है वह हमारी कौन सी है? तो शुद्ध वाक्य हमारी कौन सी है? तो मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना, यह एक शुद्ध वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि जेल कौन सा लिंग है? जेल हमारी पुल्लिंग है, या स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो जेल जो है वह हमारी क्या है? पुल्लिंग है। जेल हमारी पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो मुक्ति की, या भक्ति प्राप्ति की, या वर्ज भूमि निवास की, या स्वर्ग की प्राप्ति की? तो सवैया में जो था वर्ज भूमि के प्राप्ति का था। सबसे पहले ये बताइए कि रसखान जो था इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के पठान राजवंश में जन्म हुआ था। और इसमें यहाँ पर मुगल की अधिक जनसंख्या होने के बाद इन्हें छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ? तो वर्ज भूमि पर। रसखान जो था वह संप्रदाय मुक्त कवि था। संप्रदाय मुक्त का मतलब यह हुआ कि वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, जैसे हिंदू मुस्लिम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। और रसखान जो था वह कृष्ण भक्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि प्रेम के पीर कवि कवि किन्हें कहा गया है? तो रसखान को, या प्रेमघन को, या मंझंद को, या घनानंद को? तो प्रेम के पीर के कवि के नाम से हम किसको जानते हैं? तो हम घनानंद को जानते हैं। चलिए ये बताइए घनानंद किसके द्वारा मारा गया था? तो वह नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। कब कब? तो 1739 में। इनका जन्म 1689 में। और यह अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहता था? तो सुजान का। सुजान कौन था? तो इसकी गर्लफ्रेंड था, यानी कि वो जिससे यह प्रेम करता था वही था। सुजान जो था वह कौन था? तो सुजान एक नर्तक था। नर्तक का मतलब क्या हुआ? कि नाचने वाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि सुजान सागर के रचनाकार है। तो सुजान सागर रसखान की है, या गुरु नानक की, प्रेम गान की, या घनानंद की? सुजान सागर जो है वह किनकी रचना है?
सुजान सागर हमारी किसकी रचना है? वह हमारी घनानंद की होगी। लगभग किसकी रचना है? तो वह हमारी घनानंद की है, घनानंद की है रचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो वह स्वरवास सरिता से, या प्रेम घन काव्य से, या प्रेम घन स्वरस से, या प्रेम घन साहित्य से। तो जो उनकी प्रेम घन की रचना है वह किस से संग्रहित है? प्रेम घन की जो रचना है वह किससे संग्रहित है? तो वह हमारी जो है प्रेम घन स्वरस से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि 61 से पहले आप लोग बताइए कि 60 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए 61 में चलते। 61 में कह रहा है कि जान का लिंग निर्णय करे। जान हमारी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो जान जो है वह हमारी स्त्रीलिंग होगी। कौन सी होगी? तो वह स्त्रीलिंग होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि चित्र का लिंग निर्णय करे। तो चित्र हमारी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो चित्र जो है वह हमारी कौन सी लिंग है? तो चित्र जो है वह हमारी पुल्लिंग होगा। कौन सा? पुल्लिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में चलते। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि छात्र का लिंग है। छत्र हमारी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो छत्र जो है वह हमारी कौन सी लिंग है? तो छत्र हमारी स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि जिस पतल में खाना उसी में छेद करना। इसमें लोकांकित का सही सही आप क्या है? तो इसमें से क्या है? कृत घन होना, या कृत्य 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 होना, या क्या करा है? षड्यंत्र रचना, या धूर्त बनना। तो जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, या किसकी है? वह कृत घन होना का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65 में कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के माता का क्या नाम था? तो उसका माता का नाम सरस्वती था, या लक्ष्मी था, या बुधिया था, या सुमित्रा था? तो सुमित्रा नंदन के माता जी का नाम था तो वह सरस्वती नाम था। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि पंत जी के पिताजी का नाम था। तो पंत जी के पिताजी का नाम था गंगाधर दंत, या गंगाधर पंत, या श्रीधर पंत, या शिवदत्त पंत। तो पंत जी के जो पिताजी का नाम था वह हमारी गंगाधर पंत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यक थी? तो लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यक थी? तो किसकी थी? या नौकर की, चापलूस की, या चापरसी की, या पहरेदार की? तो लेखक घर में किसकी क्या थी? नितांत आवश्यकता थी। तो उसमें नौकर की आवश्यकता थी। किसकी? नौकर की आवश्यकता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 में कह रहा है दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? तो वह 1930 में, या 1931 में, या 1932 में, या 1933 में? तो दिनकर जी का जो दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किससे किया था? तो वह जो ऑनर्स बीए का किया था वह किससे किया था? वह जो था 1932 में किया था। किसमें? 1932 में किया था। चलिए 1932 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि दिनकर जी ने किस हाई स्कूल से प्रधानाध्यापक रहे? तो किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रह चुके हैं? तो वह मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में, या एच आई हाई स्कूल बग भी क्या करा है? बरबीघा में, या सर गणेश दत्त उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना में, या पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल पटना में? तो वह पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल में रहा है, या कहाँ रहा है? तो दिनकर जी जो है वह कहाँ रहा है? तो
वह कहाँ पर क्या रहा है? तो हाई स्कूल में पढ़ना अध्यापक के रूप में रहा है। तो वह HI हाई स्कूल बरबीघा में रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि टस से मस न होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठोर हृदय होना, टस से मस होना, कठोर हृदय होना, या अनुनय विनय से न पसीजना, या जगह न बदलना, या धैर्य पूर्वक सहन करना। तो टस से मस नहीं होना का मतलब होता है अनु अनुनय विनय से न पसीजना। चलिए 71 में क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रयाण करना, या प्रस्थान करना, या वृक्ष से आम गिरना, या भारी संख्याओं में पहुंचना। तो टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है? टूट पड़ना का अर्थ होता है भारी संख्या में पहुंचना। चलिए किसी कोई भी कहता है नहीं कि उस पर टूट पड़ो, तो इसके मतलब है कि सब उसके पीछे दौड़ जाओ, या सब इसके पीछे चलो। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि ठिकाने लगाना का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल समाप्त कर देना, या गंतव्य करना तक पहुंचना, या छुपा कर रखना, या समझ लेना। तो क्या होता है ठिकाने लगाने का? तो गंतव्य तक पहुंचना। चलिए क्वेश्चन नंबर बम जो फटा था तो उसी को कहा गया है क्या? उसी को कहा था कि सूरज निकला है। कहाँ पर बम फटा था? तो जापान में बम फटा था। और किसने फाड़ा था? तो वह अमेरिका ने फाड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े चमड़े से क्या किया था? निर्मित कहा है। तो किसे किसे किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो वह कौन है? तो वह वृद्ध आदमी है, या वृद्ध पशु है, या पुराना पक्षी है, या इनमें से कोई नहीं। तो वह किसके शरीर में पुराने चमड़े की बात की है? तो वह किसके बात की है? तो वह पुराना वृक्ष की बात की। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो वह पिता को, या माता को, भाई को, या वृक्ष को। तो कुंवर नारायण ने वृक्ष को नहीं देखा, तो एक वृक्ष की हत्या, या इसी का लिखा हुआ है। चलिए वीरेंद्र डंगवाल ने अपनी पहली कविता का संग्रह इस दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वीरेंद्र डंगवाल ने अपनी पहली कविता कब प्रकाशित की थी? 92 में, 1992, या में 1991 में, 1891 में, या 1991 में, या 1892 में। तो वह कब प्रकाशित किया था? तो वह कब प्रकाशित किया था? वह जो था कब प्रकाशित किया था? तो वह प्रकाशित किया था 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वीरेंद्र डंगवाल जो था उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उसको श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार हुआ था, या रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार हुआ था, या ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था, या श्रीकांत शर्मा पुरस्कार हुआ था प्राप्त। तो उसे कौन सा क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। उसे जो था श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि केस का पर्यावरण है, कच्छ है, कुंतल है, या समस्या है, या ये सभी है। तो केस का जो पर्यायवाची है वह कौन सी है? तो केस की पर्यायवाची सभी है, कच्छ, कुंतल और समस। चलिए
क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि आदर्श शब्द का पर्यायवाची है सशस्त्र है या प्रतिमान है या तात्पर्य है या कमाना है। तो आदर्श का जो पर्यायवाची है वह कौन सा है? वह प्रतिमान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि आली, आली का पर्यायवाची क्या है? आली का सखी है या सहेली या भरमारी है या ये सभी है। तो क्या है? आली का जो पर्यायवाची है यह सभी हो जाएगा, सखी, सहेली और भरमारी। चलिए आप लोग बताइए, कुल 81 ऑब्जेक्टिव हो गया और आप लोग का कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में करा कि वर्णमाला सीखने की कोशिश में बटे से क्यों नहीं सब संभलता है। तो वह क नहीं संभलता है, ग नहीं, अंगो नहीं या ख नहीं। तो वर्णमाला में सीखने की कोशिश में बेटे को क्या नहीं संभलता है? तो वह क या ख या अंगो या ख। तो उसे क्या नहीं संभलता है? तो उसे जो है कौन नहीं संभलता है। और अंगों को वह क्या मानता था? तो अंगों को वह ड को माँ मानता था और विसर्ग यह जो बिंदा था इसको क्या मानता था? छोटा बच्चा मानता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि बेटे के लिए अंगो क्या था? तो माँ बेटा था या माँ बाप, सॉरी बाप बेटा था या बाप बेटा था या बाप बेटी था या माँ बेटी थी या माँ बेटा था। तो वह माँ और क्या था? तो वह माँ और बेटा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है जीवनानंद दास की रचना, जीवनानंद दास की रचना कौन सी है? झार पलक या विचार छर या छोड़ा हुआ रास्ता या नदी के द्वीप। तो किसका कह रहा है? जीवनानंद दास का कौन सा रचना है? तो जीवनानंद दास को जो रचना है वह हमारी रचना है झार पलक, जीवनानंद दास की। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि जीवनानंद दास के निधनों निधनों उपरांत उनकी लगभग कितनी कितनी कहानियां प्रकाशित हुआ था? तो वह 50 या 100 या 75 या 25। तो उससे कितनी कहानी प्रकाशित हुआ था? तो उनके जो जीवनानंद दास की मृत्यु के पश्चात किसकी कितनी कहानी प्रकाशित हुआ? वह कुल हमारी 100 कहानी प्रकाशित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, इसका लेखक रेनल और मारिया लिरके है और इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दिनकर ने या निराला ने या धर्मवीर भारती ने या प्रयाग शुक्ल ने। तो इसका जो था हिंदी में अनुवाद धर्मवीर भारती ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कवि क्या क्या सूखने की बात कहता है? तो पानी या नदी या कपड़ा या मंदिरा। तो कवि जो है क्या सूखने की बात करती है? वह हमारी मदिरा को सूखने की बात करती है। और पानी को किससे बचने के लिए? तो नाला होने से, नदी को नाला होने से, और आदमी को किससे? जानवर होने से, सॉरी क्या किससे होने से कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में जो था 2 था या 3 था या 4 था या 5 था। मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। कौन? उनका पोता, उनका बेटा, एक बहू और वो। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा। नजम्मा नजम्मा जो था वह सबसे अधिक चालाक था। नजम्मा को मगम्मा ने क्या कहा था? तो मगरमच्छ कहा था। और ये बताइए कि मगम्मा जो था वह कहाँ की रहने वाले थे? तो वह बेंगलुरु की रहने वाली थी, कोलार कर्नाटक कर्नाटक के रहने वाले थे। अबलूर नामक गांव के और जो वह उसके रास्ते में कौन से कुआं पर आए थे? तो अमराई के कुआं पर रहे थे। और उसे कौन पकड़ लिया था? तो रगम्पा। रगम्पा कौन था? रगम्पा एक जुआरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89 में कह रहा है कि आरोग्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? बीमार है, अशांत है या निरोग है या इनमें से कौन? आरोग्य का जो है पर्यायवाची कौन सी है? आरोग्य की हमारी निरोग पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है खगोल का विलोम शब्द क्या होगा? खगोल का इतिहास होगा या भूगोल होगा या राजनीतिक होगा या मनोविज्ञान है। तो खगोल का हम क्या कह सकते हैं? खगोल को हम भूगोल कर सकते हैं।
खगोल, दोनों में गोल है तो खगोल का भूगोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सबसे पहले आप लोग को 90 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। 90 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, आप लोग ये कमेंट करिए। चलिए, 90 में से कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि मगरमच्छ घर में मगरमच्छ की किससे नहीं बनती, तो बेटी से या बहू से या पति से या सास से, तो उसके बहू से मगरमच्छ को नहीं बनती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य की प्राकृतिक संपदा की, तो बिहार की या गुजरात की या उड़ीसा की या मध्य प्रदेश की। तो ढाते विश्वास में जो है कहानी में प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा किसके कही गई है, तो वह उड़ीसा की कही गई है। और इसी उड़ीसा की तरह ही है हमारा बिहार। सबसे पहले ये बताइए, ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो ढाते कहानी के लेखक जो है सातकोरी होता है। सातकोरी होता जो है वह किसका लेखक है, तो ढाते विश्वास के। ढाते विश्वास किस भाषा में है, तो उड़िया भाषा में, उड़िया भाषा में है। और यह बताइए कि ढाते विश्वास कहानी जो है वह किस कहाँ पर बांध बनाया जाता था, तो वह कौन सी नदी था, तो वह महानदी था। महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो हीराकुंड बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी कहानी में किस नदी का भाग दृश्य प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है, तो वह ब्रह्मपुत्र का या महानंदा का या सोन का या कोसी का। तो उसमें किस नदी का क्या किया गया है, भाग दृश्य दिखाया गया है, तो वह हमारी महानंदा का दिखाया, महानदी होगा, महानंदा न होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि 94 का ईश्वर पेटलीकर का रचना है, लाल पान का बेगम या खून की सगाई या ढाते विश्वास या या सिर चंद। तो ईश्वर पेटलीकर का जो है वह खून की सगाई रचना है। चलिए, ईश्वर पेटलीकर कौन किसकी है, तो माँ की लिखने वाला कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि माँ कहानी में पागल कौन था, तो मंगू पागल था या मंगू की माँ, मंगू के भाई या मंगू के बहन, तो मंगू पागल था। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि हित शब्द का विलोम क्या होगा। विहित होगा, सहित होगा, अहित होगा या हितैषी होगा। तो हित का जो है अहित हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 का स्वार्थ शब्द का विलोम क्या होगा। परमार्थ होगा या विद्यार्थ होगा या परा पराल परावलंबी होगा या क्या होगा। तो स्वार्थ का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो परमार्थ हो जाएगा। चलिए, 98 में कह रहा है कि स्पर्धा, स्पर्धा का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, स्फुट हो जाएगा, असयोग हो जाएगा, स्पृश हो जाएगा या स्वच्छ हो जाएगा। तो स्पर्धा का जो है विपरीतक शब्द वह हमारे क्या हो जाएगा, तो अस्पृश हो जाएगा। चलिए, 99 में कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसमें बताइए कहानी कौन सी है। उड़िया कहानी है, तमिल है, कन्नड़ है, गुजराती है। तो इनमें जो कहानी है, इनमें से यह सभी भाषा की एक कहानी ही है। उड़िया भाषा की एक कहानी है, जो हमारी कौन सी कहानी है, उड़िया भाषा में हमारे ढाते विश्वास है। और तमिल में हमारी कौन सी है, तमिल की हमको पता नहीं है। कन्नड़ में हमारी माँ दही वाली मगम्मा और गुजराती में हमारी माँ। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि बेटे की माँ, तीन बेटे की माँ है मगम्मा, सीता, लक्ष्मी या पपाती। तो तीन बेटे की माँ हमारी तीन बेटे की माँ हमारी कौन है, तो लक्ष्मी से है, लक्ष्मी नहीं सीता है। तीन बेटे की माँ सीता है। सीता को किस दिन लगा था, तो वह रविवार का दिन था। सीता के कुल कितने बेटे थे, सीता के कुल 3 बेटे थे। कौन क्या नाम था, कैलाश नाम था, और नरेन नहीं, और का नाम क्या था, आप लोग बताइए इसका नाम क्या था। चलिए, कुछ कुल 100 ऑब्जेक्टिव हुआ और 100 में से आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ये आप लोग बताइए। चलिए, आज की क्लास यहीं पर होती है। चलिए, बाय, थैंक यू। कल फिर सुबह को मिलेंगे 6 बजे, जिसमें आज कल हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। चलिए, बाय, थैंक यू, आई मिस यू, बाय। सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बाय। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो लोग पहले से शेयर करिए और लाइक कर दीजिए।
और जो नहीं पूरा 100 ऑब्जेक्टिव हुआ है, 100 ऑब्जेक्टिव में से नहीं लगाया हुआ है, तो उसको पहले लगाइए, फिर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप आप लोग जो है वो पहले क्या करिए, तो पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लीजिए। क्या करिए? ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लीजिए। चलिए बाय।